हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट एंड डायमेंशनल नाम के चैप्टर को फिनिश किया था। उसके बाद हमने मोशन वाले चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया था। अब मोशन में क्योंकि हमें वेक्टर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमने वेक्टर को भी लगे हाथों स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आप उनको भी देखते रहो, मोशन वाले को लेक्चर को भी और इसको भी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए बातें। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग वेक्टर, जिसको हिंदी में सदिश कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियों को इंग्लिश में हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो उनकी डिफिनेशन तो हमने लिख ही रखा है, इनको समझ भी लीजिए। तो देखो, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको हम लोग माप सकते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, किसी का भार आप माप सकते हो। समय को मापा जा सकता है, लंबाई को मापा जा सकता है। इसी तरीके से जैसे आप मूल राशियां भी ले लो, तो उसमें आप क्या करते हो, चाल को भी माप सकते हो, वेग को भी माप सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको हम लोग माप सकते हैं। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जिनको हम माप नहीं सकते हैं। जैसे गुस्सा, किसी की ऑनेस्टी, कितना वो ईमानदार है, तो ये सारी चीज़ें मापी नहीं जा सकती, तो वो भौतिक राशियां नहीं होंगी। परंतु जिन्हें मापा जा सकता है वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, द्रव्यमान, लंबाई, चाल, समय आदि। भौतिक राशियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। मुख्यतः कहने का बड़ा तात्पर्य है, मुख्यतः का मतलब कि सामान्यतः दो वर्गों में है। पहला जो है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, मीन्स मूल राशियां। मूल राशियां क्यों? क्योंकि मूल राशियों से ही बाकी की जो राशियां हैं वो प्राप्त होती हैं। जैसे अब मूल राशियां होंगी क्या, तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड न हो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वे राशियां जिनका मात्रक किसी अन्य राशि पर निर्भर न करे, उसका स्वयं का मात्रक हो, तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा 7 प्रकार की मूल राशियां बताई गई। कौन कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये सब मिलाकर 7 राशियां ऐसी बताई गई, जो कि वैसे आगे भी हो सकती हैं, लेकिन अभी के लिए जो हमारे सिलेबस में दिया है वो तो यही है, 7। तो ये क्या है कि किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मान लो, वैसे तो समय का मापन इस समय जो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे बाद मेरा, जैसे अभी मेरा द्रव्यमान मान लो, जो मेरा वजन है वो मान लीजिए कि 35 या 40 कर लो, 40 kg है। ठीक है, उसके बाद क्या 1 घंटे बाद मेरा वजन 70 kg हो जाएगा? ऐसी बात तो नहीं है। इसका मतलब द्रव्यमान समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। द्रव्यमान समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो जो समय पर जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न करे वो मूल राशियां होती है। तो हमने देखो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये वे राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। अब इनका, जैसे द्रव्यमान को हम लोग जानते हैं, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में, केजी। उसी तरीके से लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में, और समय को मापते हैं सेकंड में। वैसे लंबाई को आप सेंटीमीटर भी माप सकते हो, वो अलग बात है। हम एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, जो एसआई मात्रक है। आपने यूनिट एंड डायमेंशनल पढ़ा होगा यार, उसमें तो सारी चीज़ें हैं। ताप को केल्विन में मापेंगे, विद्युत धारा का एम्पियर मात्रक होगा, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। तो कहने का मतलब है कि भौतिक राशियों को मापा जा सकता है, और उसके बाद जो मूल राशियां हैं इनका स्वयं का मात्रक होता है, वो किसी अन्य राशियों से नहीं प्राप्त होता है। मतलब क्या है? देखो, जैसे व्युत्पन्न राशियां हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी,
ये राशियां ऐसी राशियां होती है जो दूसरे पर निर्भर करती हैं। मेरा मतलब है कि मूल राशियों पर निर्भर। जैसे चाल का मात्रक आप क्या लिखते हो? चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब ये आया कैसे? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी एक तरीके से लंबाई ही है, तो लंबाई का मात्रक मीटर अभी अभी हमने बताया, और समय का मात्रक सेकंड, तो चाल का मात्रक ओवरऑल हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो वो किससे आया? एक तो दूरी और ये समय, मतलब चाल किस पर निर्भर कर रहा है? एक तो लंबाई पर और दूसरा समय पर। तो ऐसी राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहेंगे, और वे राशियां जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं उनको हम लोग मूल राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चाहे वो मूल राशि हो या वो व्युत्पन्न राशि हो, उसका परिमाण किस तरीके से होगा, या यूं कहे कि उनको मापा किस तरीके से जाए। ठीक है, तो देखो, उनको मापने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है भैया? तो एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसकी यूनिट, मात्रक। जैसे मान लो कि आप शॉप पर गए, दुकान पर गए और बोले दुकानदार से, भैया 5 आलू दे दो, तो क्या कर देगा? गिन कर आपको 5 आलू दे देगा। लेकिन घर से तो आपको भेजा गया था कि भैया 1 किलो आलू दिलाना। तो 1 केजी आलू बोलना और 5 आलू बोलना ये अलग बात है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर आपको परिमाण बताएंगे उस राशि का परिमाण। वो राशि कुछ भी हो सकती है, द्रव्यमान हो सकता है ना? अच्छा, वैसे ही लिक्विड अगर कोई है तो उसको हम लोग लीटर में मापते हैं, है ना? जैसे 2 लीटर, तो ये जो है ना, ये टोटल इसका परिमाण कहलाएगा। बात समझ में आई है? अच्छा सर, तो देखो, कुछ राशियां ऐसी हैं जिनका केवल परिमाण ही होगा, केवल परिमाण पर ही उनका काम चल जाएगा। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान देगा। क्यों सर, ऐसा क्यों है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इधर 3 मीटर चलो, 3 मीटर इधर चलो, मान लो किसी वस्तु पर मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगाकर 3 मीटर विस्थापन कर दे रहा हूँ, तो 3 2 जा 6, 3 जूल कार्य होगा। और अगर मैं उसी वस्तु को यहाँ पर मेन पोजीशन पर है और उसको 3 मीटर इधर की तरफ विस्थापित करूं, उतना ही फोर्स लगा, तब भी उतना ही कार्य होगा। मतलब कि ये दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है, कार्य दिशा पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब वो स्केलर हुआ, मतलब स्केलर अभी पता चलेगा। लेकिन जो फोर्स है, फोर्स वो डिपेंड करेगा कि आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ये कोई डब्बा है, मान लो ब्लॉक ही है, इधर से कोई बंदा 3 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको धक्का दे रहा है, और इधर से कोई लड़का 3 न्यूटन का फोर्स लगाकर इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, तो क्या ये ब्लॉक कहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, और दोनों क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये हुआ कि ये दोनों क्या किए कि दोनों एक ही तरफ से फोर्स लगाने लगे इस पर। तो अब क्या हुआ? ब्लॉक आगे की तरफ चलने लगा। मतलब ये इस पर ओवरऑल, इस कंडीशन में ओवरऑल जो फोर्स, नेट फोर्स था वो 0 था। अब इसमें क्या हो जाएगा? फोर्स वो हो जाएगा 6 न्यूटन। मतलब अब ये फील कितना कर रहा है? 6 न्यूटन। इसका मतलब बल जो इस पर लग रहा है वो दिशा पर निर्भर कर रहा है कि किस दिशा में आप फोर्स लगा रहे हो। तो ऐसी राशियां जो दिशा पर निर्भर करते हैं उनको हम लोग सदिश राशियां बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और वे राशियां जो दिशा पर निर्भर नहीं करती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी, मीन्स अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं डेफिनेशन, सदिश और अदिश क्या होते हैं। क्लियर हुआ? ओके। हाँ भाई, तो देखो हमने लिख दिया है सदिश राशियां व अदिश राशियां।
तो देखो सदिश राशि क्या होती हैं? वे राशियां जिनका परिमाण व दिशा दोनों होता है, या यूं कहें कि वे राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों हो, दिशा पर भी वो निर्भर करे, तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशियां बोलते हैं। उसी के साथ साथ जैसे विस्थापन, वेग, बल, अदिश राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण हो, दिशा पर वो निर्भर न करें, तो इस प्रकार की राशियों को हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, कार्य हो गया, ये सारी चीजें। अब समझते हैं कि किस तरीके से डायरेक्शन पर यह निर्भर हो रहा है, या डायरेक्शन का किस तरीके से खेल है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो 4 मीटर की डिस्टेंस चला कुछ इस तरीके से, बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। कितना चला है भाई? 4 मीटर। चलो, उसके बाद वह उत्तर दिशा में 3 मीटर चला। 1 मिनट, थोड़ा मैं इसको डिस्टेंस को थोड़ा कम करूँ, इधर बनाता हूँ। चलो ऐसे, ठीक है, 4 मीटर चला है बिंदु ए से बिंदु बी तक। इसके बाद वह उत्तर दिशा में 3 मीटर मान लो चला। कितना चला? 3 मीटर। अच्छा सर, तो हमें बताना है 2 चीजें। क्या भैया? एक तो दूरी और दूसरा विस्थापन। तो देखो, दूरी एक ऐसी राशि है जो डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है। आप इधर भी चलोगे तब भी वो दूरी कहलाएगी, इधर भी चलोगे तब भी वो दूरी कहलाएगी। लेकिन जो विस्थापन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है। कहता है भैया कि मेरे को इधर उधर नहीं जाना है, मेरे को तो एकदम सीधा चलना है, यही मेरी डायरेक्शन है। ठीक है, तो देखो विस्थापन की दूरी की अगर बात की जाए तो जितना वो चल दे, वो डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, जितना वो चल दे वो सारी उसकी डिस्टेंस दूरी कहलाती है। तो 4 और ये 3 कितना हो गया? 7 मीटर टोटल चला है। चलो भैया 7 मीटर हो गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात की जाए तो वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलता है। देखो ये ए से बी तक गया है और बी से फिर ये सी तक आया है, तो ए से सी तक जाने में टोटल दूरी चला है 7 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना हुआ वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलेगा। मतलब कि अगर इसकी लेंथ हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि विस्थापन कितना हुआ। तो पाइथागोरियन प्रमेय के द्वारा निकालिए। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 5 आएगा, 5 मीटर। तो ये हो गया आपका 5 मीटर। इसका मतलब कि विस्थापन कितना हुआ? वो 5 मीटर हुआ। तो ये डिफरेंस है दूरी और विस्थापन में, और ये डायरेक्शन का भी खेल है। क्लियर हुआ? तो अब हम लोग देखते हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं, या पहले हम लोग देख लेते हैं कि सदिशों को किस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो समझिए 2 तरीके से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड की बात की जाए तो कोई राशि जैसे बल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, इस पर कोई व्यक्ति है जो कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कौन सी दिशा में? तो पूर्व दिशा में। ये डायरेक्शन वाला तो आपको याद ही होगा, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो ये इधर चल रहा है, मूल बिंदु से इधर की तरफ जा रहा है, मतलब कि पूर्व दिशा में ऐसे लगा रहा है। कितना न्यूटन? तो 2 न्यूटन। तो मतलब कि फोर्स लग रहा है हमारा 2 न्यूटन पूर्व दिशा में। तो जो राशि है जैसे फोर्स है, तो उस पर हम लोग एक एरो का साइन लगा देते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड में कोई वेक्टर को दर्शाने का ये मेथड हो गया। क्लियर हुआ? ये जो ध्यान से समझिएगा, जो अक्षर होता है ना उसको थोड़ा मोटा करके लिखते हैं,
मोटे अक्षर में उसको लिखते हैं और उसके ऊपर एरो का साइन लगा देते हैं, तो ये उसको वो सदिश को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका केवल हमें परिमाण लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इस सदिश को दो डंडों से ऐसे घेर देंगे, तो बस हम बोलेंगे 2 न्यूटन। अब ये केवल इसका परिमाण बता रहा है, लेकिन जब एरो लगा देते हैं तो परिमाण व दिशा दोनों बताता है। क्लियर हुआ? तो ये सदिश को रिप्रेजेंट करने का मेथड है और ये अदिश को। क्लियर हुआ? अच्छा सर, ठीक है, और बताओ। एक चीज और, ये जो डायरेक्शन आप पूर्व देख रहे हो, आगे चलकर आप देखोगे कि इसको हम लोग जो एक्स एक्सिस में रहेगा उसको आई कैप से, जो वाई एक्सिस में रहेगा वो जे कैप से, और जो जेड एक्सिस में रहेगा उसको के कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वो देखेंगे आगे, आप उसकी चिंता ना करो। तो इस तरीके से है। तो मैं अगर देखा जाए तो आई कैप ये है ना, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि ये एक्स एक्सिस में ऐसे चल रहा है, तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये आपका हो गया के कैप, है ना, ये ऐसे के कैप है। तो चलो भाई ठीक है, अगर वो व्यक्ति एक्स एक्सिस में ऐसे गतिमान हो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तब तो कोई बात ही नहीं है। मैं बोल दूंगा कि भाई मान लो यही ब्लॉक हुआ था ऐसे, है ना, तो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन सोचो ये फोर्स अगर ऐसे लगता थोड़ा सा एंगल पर, तब क्या होता? तो हम लोग इसको कैसे दर्शाते? तो हम लोग बोलते, जैसे जिधर से ये एंगल बन रहा है ना, इधर से हम लोग बोलते उत्तर पूर्व, उत्तर से पूर्व की तरफ। क्लियर हुआ? मतलब कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट। खैर वो आगे की चीजें, मैं उसको उस पर चर्चा करूंगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर सदिश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। अब ये टाइप्स से क्या मतलब हुआ? अच्छा, मैं तो एक बात भूल ही गया, ये तो एनालिटिकल मेथड था। ग्राफिकल मेथड में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सदिश को? तो देखो, मान लो कि ये 2 न्यूटन है, ठीक है, तो हम चाहें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये भैया ये एरो है, ठीक है, तो ये कोई सदिश है, इसका जो लेंथ होगा, मान लो कि ये 2 मीटर का है, तो ये जो लेंथ है वो इस सदिश का परिमाण बताएगा, और जो इसका ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं, ये इसको टेल बोलते हैं, है ना, हेड है, ये इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिशा को। जैसे हमने यहाँ पर एक खींचा था ना वेक्टर, ऐसे कि कोई सदिश है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर ऐसे बना रहा है, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई ये, और इसकी जो लेंथ होगी वो उसका परिमाण हो जाएगा। अभी उस पर एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो, एरो से भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सदिश को, तो ये इसका हेड कहलाएगा और ये इसका टेल मीन्स पूंछ, और ये जो इसका नुकीला भाग है ये इसका हेड मीन्स सिर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो इनका लेंथ होगा वो इस सदिश का परिमाण होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो ये कोई एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स मूल बिंदु है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स अक्ष की धन दिशा में, ठीक है, 5 मीटर चला, ठीक है, पुनः वह वाई अक्ष में या एक्सिस में 7 मीटर चला, तब व्यक्ति के द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या होगा?
क्लियर है। तो अब इसको देखो कैसे दिखाएंगे, निर्देशित करेंगे। ये सेंटीमीटर में ले लें क्या, चलो मीटर में ही रहने देते हैं। तो ओरिजिन से 5 मीटर तक हम लोग यहाँ पर जाएंगे और उसको हम लोग इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो 5 मीटर देखो, एक्स अक्ष की धन दिशा में चला है 5 मीटर, उसके बाद वाई एक्सिस में 7 मीटर चला है। तो लो भैया 7 मीटर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है, ये 7 मीटर, 7 मीटर। तो ये कितना विस्थापन हुआ ये हमें फाइंड करना है, ये, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एरो है, ये जो एरो है, जितना ये एरो की लेंथ होगी ये उस वेक्टर मीन्स सदिश का परिमाण बताएगा 5 मीटर, और ये जो एरो है ये डायरेक्शन बता रहा है। तो देखो इससे पता चल रहा है कि हाँ भाई ये इधर की तरफ चल रहा है एक्स एक्सिस में, और फिर यहाँ से ऐसे वो मुड़ रहा है 7 मीटर। तो ये 7 मीटर इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। और अब हमें इसका परिमाण फाइंड करना है, परिमाण ज्ञात करना। अब ऐसे मैं क्यों खींच रहा हूँ वो भी आपको अभी पता चलेगा जब जोड़ेंगे सदिश को। तो अभी तो मैं बस आपको क्या बता रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। तो ये हमें फाइंड करना है। वही आप क्या करोगे, पाइथागोरियन प्रमेय लगाओगे। तो अगर नाम दे दूं ए बी सी, तो ए सी बराबर क्या मिलेगा आपको, ए सी बराबर √25 और ये 49 है ना, ये 14 और ये 7, तो इतना आपको ए सी मिलेगा, ठीक है। मीन्स √74। तो मेरे इस क्वेश्चन को बताने का मतलब केवल ये होगा कि जो ये एरो है, एरो की लेंथ को हम लोग उस सदिश का परिमाण बोलेंगे, और जो उसका हेड है ये, वो उसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखते हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ भाई, तो अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या है, मतलब कि सदिशों के प्रकार कितने हैं। तो देखो सबसे पहला है समान सदिश मीन्स इक्वल वेक्टर्स। देखो इक्वल वेक्टर्स क्या है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों सेम हो। तो इस प्रकार के जो सदिश होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स मीन्स समान सदिश। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसकी दिशा क्या है, पूर्व है, पूर्व में है। और ऐसा ही एक और सदिश है, सदिश बी, वेक्टर बी, इसकी भी दिशा पूर्व में है, और इन दोनों का जो परिमाण है वो भी सेम है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि परिमाण ए इज इक्वल टू परिमाण बी, इन दोनों का परिमाण भी सेम है। तो क्योंकि ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का डायरेक्शन और परिमाण दोनों सेम है, अतः हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये दोनों समान हैं। वो ऐसे भी हो सकते थे, ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन सेम है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर डी। क्लियर है। अच्छा, अब विपरीत वेक्टर क्या होगा, बस इसका जस्ट उल्टा कर दो कि ऐसे दो वेक्टर्स जिनका परिमाण तो सेम हो, जिनका परिमाण सेम हो परंतु दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो। अगर ये कोई है पूर्व में तो ये हाँ ठीक है, पूर्व में अगर ये है तो ये पश्चिम में, लेकिन इनका परिमाण सेम है। वेक्टर ई का परिमाण इज इक्वल टू वेक्टर एफ का परिमाण। ध्यान रहे, परिमाण है ये,
क्या है ये? परिमाण है। लेकिन क्योंकि दिशा इनकी विपरीत है तो हम कहेंगे कि वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ। साइन के साथ लगा सकेंगे, साइन क्या आएगा? माइनस आएगा, मतलब कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। क्लियर है? अच्छा सर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्थिति सदिश। देखो स्थिति सदिश को बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा दूं ताकि मैं इसको और अच्छे से बता सकूं। तो ध्यान रहे, समान वेक्टर्स मीन्स इक्वल सदिश क्या है? ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हो तो उनको हम लोग इक्वल वेक्टर मीन्स समान सदिश कहते हैं। और ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर्स, वैसे तो सापेक्ष हो जाएगा अगर दो या दो से अधिक होगा तो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि ऐसे दो सदिश जिनका परिमाण तो सेम हो परंतु दिशा क्या हो? विपरीत हो, उनको हम लोग अपोजिट वेक्टर्स मीन्स विपरीत सदिश बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं स्थिति सदिश का। किसका बात करते हैं? स्थिति सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो स्थिति सदिश क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु या कार ही ले लो, ये कोई एक्स वाई प्लेन है। क्या है ये? एक्स वाई प्लेन है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, मीन्स मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में कोई कार गतिशील है, कोई कार गतिशील है, ठीक है। अच्छा, समय t1 जब गुजरा, समय t1 पर जो उस कार की पोजीशन थी वो बिंदु P पर मूल बिंदु के सापेक्ष कुछ इस तरीके से थी। ये मूल बिंदु के सापेक्ष t1 समय पर वह उसकी जो पोजीशन थी कार की वो P पर थी। अब हमने आपको बताया कि जो वेक्टर्स हम लोग खींचते हैं उसकी जो लेंथ होती है वो उसके परिमाण को दर्शाता है। तो हमने इस वेक्टर का नाम रख दिया OP। माना कोई कार समय t1 या ऐसे लिख देते हैं, कोई कार एक्स वाई प्लेन में मूल बिंदु के सापेक्ष t1 समय में बिंदु P पर है, ठीक है। बिंदु O से बिंदु P तक की जो दूरी है, या यूं कहें कि जो सदिश है वो है OP। OP देखना ध्यान से, OP बराबर, OP इसका ये सदिश है, ठीक है ना। OP सदिश है। OP बिंदु P पर स्थित कार का स्थिति सदिश है। ध्यान रहे, स्थिति सदिश का मतलब सीधा सीधा ये है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की पोजीशन, ठीक है। तो या तो मैं इसको OP बोलूं, ऐसे वेक्टर लगा दूं, या इसको मैं कोई नाम दे दूं R1। मान लीजिए हमने R1 दे दिया शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया भैया? R1 नाम दे दिया। क्लियर है? समझना इस बात को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तथा T2 समय पर कार की मूल बिंदु के सापेक्ष
स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होगी भाई? तो मूल बिंदु के सापेक्ष अगर बिंदु Q पर वो पहुंची t2 समय में, t2 समय में, तो इसकी जो स्थिति सदिश होगी वो क्या होगी? अब क्या मैं लिख सकता हूँ OQ, ऐसे एरो लगा दिया, या इसको मैं बोल दूं R2, क्लियर है ना? इसको मैं क्या बोल दूं? RQ। स्थिति सदिश होगा आपका OQ एरो, या इसको मैंने बोल दिया R वेक्टर।